इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे प्रिया अभिषेक के साथ पिछले 4 सालों से एक टॉक्सिक रिलेशन को निभा रही है। अपने ससुराल वालों के बच्चे को लेकर किए हुए डिमांड से अब प्रिया थक रही थी और एक रोज अपने दिल के जख्मों को वो अपनी देवरानी के सामने उघाड़ देती है। अब आगे। मेरे आने से तेरी जेठानी को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी ना। हर बार तू तो मेरे पास बैठ जाती है और खाना उन्हें बनाना पड़ता है। पीछे से वो मनी मन गाली देती होगी मुझे। लगता है उनकी हाई लग गई है जो मम्मी के लिए एक अच्छी बहू नहीं ला पा रहा हूं मैं। अरे नहीं भैया, भाभी इतनी अच्छी कि पूछो मत, पर किस्मत की मारी है। एक ही घर में रहते हुए पिछले 12 महीनों से मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि वो किस टॉर्चर से गुजर रही है। दारू पी कर आना, बाहरी औरतों से रिश्ता रखना, यहाँ तक कि बीवी पर हाथ उठाना, किसी चीज में पीछे नहीं है अभिषेक भैया। और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा, शादी की 6 महीने बाद ही भैया ने अपने असली रंग दिखा दिए थे। पर घर का माहौल खराब ना हो इसलिए भाभी ने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते की सच्चाई अंकिता अपने भैया को बता देती है। अपने फ्रेंड्स को गलत रिश्तों से बचाते रहते हो ना तुम, तो बताओ अब ऐसे में क्या करना चाहिए। ये तो अजीब कश्मकश है। सांकेत तो बड़ी हैरानी में डूबा हुआ था। वो लड़की सभी के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए दिखती थी, वो अंदर इतना कुछ समेटे बैठी थी। तभी चाय लिए प्रिया कमरे में आती है। सांकेत की नजरें झुक जाती है। क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कोई पर्सनल बात हो रही थी क्या? मैं बस चाय लेकर आई थी, मैंने कुछ सुना नहीं है। ये घर आपका है प्रिया जी, आप यहाँ बैठ सकती है निसंकोच। प्रिया के पैरों की ओर देखता हुआ सांकेत अपनी बेचैनी छिपा रहा था। उसके दिल में जैसे तूफान मच गया था। प्रिया जी, अंकिता मैं निकलता हूँ अब, आप दोनों को भी घर के काम होंगे, आता हूँ बाद में, ध्यान रखना अंकिता। हिचकिचाता हुआ सांकेत अपनी बहन के ससुराल से निकल जाता है। आप ही बताइए भाभी, क्या कमी है मेरे भाई में? कोई लड़की नहीं मिल रही है, बताओ। क्या सच में? मैं नहीं मानती। साकेत जी पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं, खुली सोच के, और इतने दिनों के बाद भी आंखों से शर्म की परत कभी हटने नहीं देते। उम्र हम दोनों की लगभग बराबर होगी, पर मैं तेरी जिठानी हूँ, इसलिए कभी सीधे मेरी ओर देखते भी नहीं। हमेशा उनकी नजर मेरे पैरों पर रहती है। इतने अच्छे संस्कार है तेरे भैया के, ऐसे लड़की को लड़की कैसे नहीं मिल रही? हाँ, पर ये भी है ना, आजकल जमाना बदल गया है, सभी को नॉटी बॉयज पसंद आते हैं। नहीं भाभी, वो प्रॉब्लम नहीं है। भैया को ही कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। इन्हें ना बहुत सुलझी हुई लड़कियां पसंद है। पर आजकल सभी के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है। किसी को सिर्फ भैया की सैलरी चाहिए, उनके माँ बाप नहीं। कोई भैया के लुक से, मसल से अट्रैक्टेड है। अच्छा, आपको मेरा एक काम करना होगा भाभी, मेरी मदद करनी होगी भैया के लिए सही लड़की ढूंढने में। आप करोगी मदद? अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है? तेरा बड़ा भाई मेरा भाई तो हाँ हाँ, बस आगे इसके आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी है बस। प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गोद में बैठ जाती। क्या हो गया आपको? आपकी गोद में दरवाजा खुला हुआ है, सब घर पर है। आप भी ना एक्टिंग मत करो, ठीक है ना? जिस हिसाब से उस साकेत से हंस हंस के तुम बातें कर रही थी, मुझे लगा कहीं गोद में ही जाकर ना बैठ जाओ। छी, अपने पीछे पड़ गए साकेत जी के। उनकी बहन का ससुराल है ये, उन्हें मना कैसे कर दूं यहाँ आने से? उनके ऑफिस के रास्ते में पड़ता है हमारा घर, तो बहन को देखने आ जाते हैं। और इस रिश्ते के बाहर गलत संबंध आप रखते होंगे अभिषेक जी। मैं वैसे घर से नहीं आती, मैं जो हूं जैसी हूं आपके सामने हूं। आज तुम्हारा यार क्या आ गया, तुम्हारी तो बोली बदल गई। मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है ना, इसीलिए अब मेरा वक्त बेवक्त आना तुम्हें खास परेशान नहीं कर रहा। पूरे 12 मिस कॉल किए थे मैंने रात को, आपने फोन रिसीव ही नहीं किया। आपका नंबर लगातार बिजी आ रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि आपने मुझे ब्लॉक करके रखा है। खैर आप आराम कीजिए, पापा जी को खाना देना है, मैं जा रही हूँ। प्रिया की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बाहर जाकर अपने कामों में लग जाती है। अपनी नींद पूरी कर शाम के 5 बजे अभिषेक नींद से जागता है। प्रिया, कॉफी लाना। ओ प्रिया, कहाँ मर गई? अभिषेक की आवाज सुनकर हॉल में बैठे चाय पी रहे सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ज्यादा सो गया है क्या आपका बेटा? ये कैसी बोली बोल रहा है, कहाँ मर गई? ऐसे कौन बुलाता है किसी को? अरे कहाँ मर गई, ये तो आपकी माँ भी मुझे कहती थी, तो क्या मैं मर गई? ये बोलने वाली बात है। अपनी दादी के मुंह से जो सुना वो कह दिया। अब है तो अपनी दादी का ही खून ना। वैसे बहू को कुछ हो गया तो नुकसान आपके बेटे का ही होगा, उससे गर्मा गर्म रोटियां कौन परोसेगा? और ये बात वो कतई मन से नहीं बोल रहा। जा बहू, अभिषेक तुझे पुकार रहा है, उसे कॉफी बना कर दिया। आप अपनी चाय कंप्लीट कीजिए भाभी, मैंने चाय पी ली है, मैं जाकर भैया को कॉफी देकर आती हूँ।
अमन को साइड में आने का इशारा करके अंकिता किचन में चली जाती है। अब बोलो, तुम्हें मेरी बातों पर शायद 90% भरोसा हुआ था, अब 10% और भरोसा हुआ कि नहीं? वो तमाचा जो भैया ने भाभी को जड़ा था वो झूठा नहीं था, और आज जब साकेत भैया फिर से आए थे तो भाभी को इतनी गिरी हुई बातें बोली है भैया ने कि क्या कहूँ। मुझे लगा था तमाचे के बाद भैया कर ही क्या सकते हैं, पर उन्होंने तो अपना प्रीवियस लेवल भी पार कर दिया, और फिर ये कहना कहाँ मर गई, वो भी सभी के सामने। अरे बाबा, शांत शांत, अपनी भाभी के लिए मुझसे कलेश कर लोगी क्या? तुम्हें जितना तुम्हारी प्रिया भाभी प्यारी है ना, उतना ही मुझे भी उनके लिए सम्मान है। मुझे लगता है एक बार मुझे भैया से बात करनी चाहिए, पर घर पर नहीं, क्योंकि बात अगर घर पर सबके सामने निकल गई तो थोड़ी बहुत शर्म जो भैया की आंखों में है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं निकलता हूँ, तुम कॉफी लेकर जाओ भैया के लिए। हाथ में कॉफी का मग लिए अंकिता जैसे ही अपने जेठ जी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलती है, अभिषेक कहता है, आ गई महारानी आप? हाँ भैया आ गई। अरे अंकिता, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी कहाँ है? एक कप कॉफी भी नहीं बना पा रही है क्या मेरे लिए? देख लो, शादी के बाद यही होता है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे और अमन के बीच का प्यार भी ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। मैं छूमंतर होने नहीं दूंगी भैया, मैं वैसी बीवी नहीं हूँ जो अपने पति को सर पर बिठा कर रखूं, उनकी गलत सही में हामी भरती रहूं, कतई नहीं। पति को आसमान में पतंग की तरह छोड़ भले ही दो, पर डोर हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये कहकर अंकिता कॉफी का कप अपने जेठ को पकड़ाकर कमरे से बाहर आ जाती है। दिन बीत रहे थे। अगले दोपहर अमन अपनी फैक्ट्री के ऑफिस अपने भैया से बात करने पहुंच जाता है। आई एम वेरी सॉरी अमन सर, पर अभिषेक सर अंदर स्पेशल क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, शायद तुम भूल गई हो, और जिन सर का नाम लेकर तुम रौब दिखा रही हो ना, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो अगली बार मुझे रोकने से पहले अपनी पोजीशन याद रख लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सपना, व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम्हें अंदाजा भी है किनसे बात कर रही हो तुम? मैनेजर साहब पिछले 2 महीने से काम कर रही है ना हमारी फैक्ट्री में, इनके काम का जरा खाता तो भिजवाइए ऑडिट के लिए, और ध्यान रहे आज से इनके पास हमारे किसी भी और ऑफिस में घुसने का अधिकार ना रहे। गुस्से में अमन कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ अपने भाई की ऑफिस का कैबिन का दरवाजा खोल नहीं जाता है कि किसी के पैरों की आवाज उसे रोक देती है। लगता है कोई बाहर आ रहा है। अमन फौरन छुप जाता है। कैबिन के अंदर से एक शॉर्ट सेक्सी ड्रेस पहने अभिषेक एक लड़की के साथ बाहर निकलता हुआ दिखता है। आई हेट यू अभिषेक, आई रियली हेट यू। तुम मैरिड हो सीरियसली? लीजा बेबी, वो एक जबरदस्ती की शादी है जो मेरे परिवार वालों ने करवा दी थी। हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरा कोई बच्चा तो होता। कोई नहीं है बेबी, प्लीज लिसन। लीजा के पीछे पीछे अभिषेक फैक्ट्री के बाहर निकल जाता है। हे भगवान, ये भैया तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। अंकिता ने तो किसी प्रीति नाम की लड़की के बारे में बताया था, ये तो लीजा है। फिर कोई एक मिताली भी थी। ओह गॉड। अमन फैक्ट्री की फाइनेंस बुक चेक करना शुरू करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई अंधाधुंध खर्चे कर रहा है। 2 महीने पहले भैया ने एक फ्लैट लिया है, वो भी सूरत में। वहां तो हमारे कोई क्लाइंट भी नहीं है, ना ही वहां हमारा कोई माल जाता है। वहां फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी भैया को? कहीं भैया भाभी को छोड़कर किसी और औरत के साथ बसने की तो नहीं सोच रहे? अंकिता सही थी, इस सब में असल में भाभी पीस रही है। कितना प्यार है उन्हें भैया से, और वो छी। एक रोज अंकिता अपनी भाभी से कहती है, बड़े दिन हो गए भाभी, हम दोनों ने ना साथ में कोई मूवी देखी ना कहीं घूमने गए। मैं कह रही हूँ आज निकल चलते हैं, शॉपिंग करते हुए मूवी देखते हैं और बाहर खाते हुए दोनों जिठानी देवरानी वापस आएंगे, क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं अंकिता, क्या जरूरत है बेफालतू में खर्चा करने की। पापा जी मम्मी जी को भी खाना परोसना होता है, और फिर दोपहर का खाना भी वैसे मैंने ऑलरेडी बना लिया है। वही तो बात है ना भाभी, हर बार आपके पास कोई ना कोई बहाना रहता ही है। देखिए खुद को कैसे बैठे बैठे डल सी हो गई यहाँ। पापा जी को भी वैसे भी रात को ज्यादा भारी खाना पसंद नहीं है, तो बचे हुए चावल को रात के लिए मैं ही फ्राई कर दूंगी या वापस लौट कर फ्राई कर दूंगी, और दाल सब्जी तो है ही, बस गर्मा गर्म रोटियां सेकनी होगी। प्लीज आप ऐसी भोंदू जैसे शक्ल मत बनाओ, और हाँ जींस पहनना, साड़ी नहीं। कमरे के अंदर कुछ भी पहनना समझ में आता है, पर बाहर वो भी जींस ना बना। शादी के पहले आप जींस पहनती थी ना, पता है मुझे। फिर क्या हो गया जींस पहनने में आज? और आजकल के तो सब पहन रहे हैं। मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। अंकिता बिना देरी किए अपने सास के सामने ये बात रखते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी, आपकी साड़ियाँ ना पुरानी हो गई है, ये साड़ी पहन पहन कर बोर हो जाती होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए ये कोट सेट ले आऊं। क्या सेक्सी लगेंगे आप कोट सेट में। हाँ पगली कैसी बातें बोलती है, हट।
ऐसे ज्यादा कोट सेट मत लाना, एक दो बस पहन कर देखती हूँ, अगर जच जाएगा तो फिर ऑल दे लूंगी। और मैं क्या करी थी मम्मी जी, भाभी को जींस पहना कर ले जाऊं क्या? उनको शर्म आ रही है। अब आप ही बताओ, अगर उसके पति को दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? कपड़ों के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। जब शादी के साल भर के बाद तू सब पहन लेती है तो मैं उसे क्यों मना करूंगी? पहन ले, बस हम दोनों पति पत्नी के लिए खाना तैयार करके जाना। अपनी जिठानी को बिल्कुल टीप टॉप तैयार कर हाई हील्स पहनाकर अंकिता उनके साथ निकल पड़ती है और गाड़ी में मैसेज कर देती है अपने भाई को, तुम्हारे लिए शर्ट खरीद रही हूँ, मैं ब्लैकबेरी के आउटलेट में हूँ, जल्दी से आ जाओ। अपनी भाभी के साथ अंकिता सीधा ब्लैकबेरी पहुंच जाती है। भैया के लिए शर्ट लेनी है भाभी, बताओ ना कौन सी सही रहेगी? साकिब जी के लिए गोरा रंग है उनका, मैं सजेस्ट करूंगी काले रंग का शर्ट ले लो। वो देख सामने जो है ना। प्रिया हैंगर से एक शर्ट निकालकर अपने हाथ में जैसे ही लेती है, सामने से उसे साकेत आता हुआ दिखता है। यही तो अंकिता चाहती थी। चलो भाभी शॉपिंग तो हो गई, रात का क्या प्लान है भैया? खाना वाना कहाँ खा रहे हो? पापा मम्मी तो शहर में है नहीं, तो खाना पीना कैसे हो रहा है तुम्हारा? अरे बगल वाली जो आंटी नहीं है सुनीता आंटी, वही कुछ बचा कुछ दे जाती है तो मैं खा लेता हूँ। आपकी बहन का घर भी आपका ही घर है साकेत जी, आप घर जाकर खा लिया कीजिए ना। ये नहीं आएंगे भाभी, इन्हें लगता है मैं आपको बेकार में परेशान करती हूँ उनके पीछे। बाकी दिन का तो पता नहीं, लेकिन आज तो हमारे साथ डिनर कर सकते हो ना? मैं और भाभी आज बाहर ही खाने का सोच रहे हैं। और इस तरह शॉपिंग के बाद मूवी, मूवी के बाद डिनर, और पूरा वक्त साकेत और प्रिया एक दूसरे के साथ होते हैं। नहीं सच में, मेरे घर पर सब मुझे कहते थे घर के पास जो बड़ा पेड़ है ना बिल्कुल वैसा ही लगता हूँ, इसीलिए मेरी शादी किसी चबूतरे जैसी लड़की से होनी चाहिए। आपको देखकर मैंने कभी सोचा नहीं था आप इतने मजाक क्या होंगे। कॉमेडी मूवी देखकर इतनी हंसी नहीं आई जितना आपकी बातों से हंसी आ रही है। कसम से साकेत जी आप बड़ा प्यारा बोलते हैं। आपकी देवरानी कहती है अगर मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी जुबान खोल दूं तो वो मुझे बेघर कर देगी, और आप बड़े प्यार से मेरी बातें सुन रही है, वो भी बिना ईयरफोन के। बस बस साकेत जी, बाप रे क्या खा कर आए आज आप? अरे आज ही तो खाना नसीब हो रहा है प्रिया जी, बाकी इतने दिन से तो भूसा चारा निकल रहा था मैं। मतलब कि कुछ हो तो सकता है। वो प्रिया जिसके चेहरे से खुशी को उड़े हुए न जाने कितने दिन हो गए थे, वो आज हंसते हंसते अपने घर के अंदर आती है। हॉल में बैठा अमन अपनी भाभी को मुस्कुराता हुआ देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वाह भाभी क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं आप। वैसे बात तो मेरी पत्नी में है, जिसके साथ रह लो उसका खुश होना तो तय। जब इतनी खुशी मेरी देवरानी ने आपको भी दी है तो गुड न्यूज आप भी उसे दे दीजिए देवर जी। मैं क्या गुड न्यूज दूं भाभी, अब वो तो अंकिता देगी। ये लीजिए सुन लीजिए। मम्मी जी आप घूम फिर कर बच्चे के लिए मुझे बोल देती हैं और अपनी छोटी बहू को मना कर देती है। कभी अमन और अंकिता से भी पूछ लेती तो अभी तक तो दादी बना चुके होते ये दोनों आपको। इतने दिनों के बाद प्रिया को इस तरह फ्रैंकली बात करता हुआ देखकर सभी चौंक गए थे। रात को कमरे में, तुम सो गई हो क्या अंकिता? नहीं, भाभी के बारे में सोच रही हूँ। बोलो। मैं भी वही सोच रहा हूँ। भाभी के कमरे की लाइट्स ऑन है, भैया का इंतजार कर रही होंगी। ऑफिस में मैंने बात की तो पता चला कि वो सूरत निकले हुए हैं। सूरत में उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है, पता नहीं है वहां किसी लड़की के साथ सेटल होना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी के साथ सेटल हो चुके हैं। शिट, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। कहीं उनका क्या मैन, कहीं उनका कोई बच्चा तो नहीं है उस लड़की के साथ, इसलिए वो भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। भैया की फिक्र करनी छोड़ दो अमन, वो क्या करे क्या नहीं क्या फर्क पड़ता है। अगर बॉडी में बीमारी हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए ताजी ताजी सब्जियां खाई जाती है। बॉडी में एंटीबायोटिक बना सके इसलिए बॉडी को दवाइयां देकर तैयार किया जा सकता है, ना कि कीटाणु के पीछे दिमाग लगाया जा सकता है। आज मैंने देखा भाभी खुश हो सकती है, बस उन्हें भैया जैसा, मेरा मतलब है साकेत भैया जैसा हम सफर चाहिए। और साकेत भैया से बात की है मैंने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइवोर्सी लेडी से शादी करने में। दोनों मैच्योर है, दोनों को एक दूसरे का साथ समझ में आया तो भाभी का अभिषेक भैया से डाइवोर्स करवा देंगे। ऐसे भी आज नहीं तो कल वो खुद ही ऐसा करने वाले हैं। आई ट्रस्ट यू अंकिता, पर थोड़ा ख्याल रखना, भाभी इस घर की इज्जत है। पूरे 10 साल के रिलेशनशिप के बाद भी जिस भैया ने तुम्हें मेरा हाथ देने के पहले इतनी बार सोचा हो, वो क्या कभी किसी लड़की के साथ गलत कर सकते हैं? कभी नहीं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बस फिर क्या था, अंकिता लग जाती है प्रिया की जिंदगी में वापस से वही खुशियां लाने जो वो डिजर्व करती थी। छत पर कपड़े सुखाकर अंकिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अपने भाई को घर में आता देखती है। आपको ही मिलने वाली थी मैं। कहाँ है आप? सुबह से फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं।
तभी हाथ में जूस लिए प्रिया किचन से बाहर आती है। थोड़ी डांट की जरूरत तुझे भी अंकिता, भाई आया नहीं, बैठने को दिया नहीं और सीधा डांटने लगी। आप बैठिए संकेत जी और जूस पीजिए, मैं भी खाना लगाती हूँ। जब तक पापा मम्मी आते नहीं तब तक इस गरीब को आपके यहाँ से निमंत्रण है बहन जी। मुझ गरीब की ऐसी हालत देखकर प्रिया जी ने मुझे यहाँ खाने पर बुलाया। उसे मैंने ही कहा था बेटा, ये तुम्हारी बहन का घर है और एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का फायदा तो अंकिता को भी है, तो उसके भाई को भी होना चाहिए। ऐसे वक्त में वो अपनी भाई की मदद नहीं करेगी तो क्या फायदा। अमन और अभिषेक तो आए दिन यहाँ वहां जाते रहते हैं और तुम्हारा घर भी हमारे घर के पास ही है। अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो तुम भी उल्टे पाव भागते हुए आओगे ना। वही मैं सोचू ये गायत्री जी इतनी दिलदार कैसे हो गई।